स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सौर विकिरण होता क्या है। तो सूर्य लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर अपनी ऊष्मा को विकिरित करता है। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये सौर विकिरण, सौर मतलब होता है सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है। विकिरण मतलब उसका विकिरण करना, ठीक है। तो यही है सौर विकिरण। फिर सूर्य तापमान को मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा अर्थ हैगा, ठीक है। ये हमारा अर्थ हैगा और जो सूर्य हैगा ये अपने किरणों को धरती तक पहुंचाता हैगा और इसे ही हम कहते हैं सूर्य तप। सूर्य तप इसी को कहा जाता हैगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा हैगा, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकिरण को कहते हैं सूर्य तप। और ये जो विकिरण होते हैं, ये जो ऊर्जा होती है, ये लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती हैगी। लेकिन जब ये परावर्तित होती हैगी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा अर्थ हैगा और जब यहाँ से ये सूर्य तप आया, सूर्य तप जो आता हैगा वो लघु तरंग के रूप में आता हैगा। लेकिन जब पृथ्वी इसी सूर्य तप को परावर्तित कर देती है, यानी कि इसी को जो है पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। पार्थिव विकिरण कहते हैं इसे। और ये जो है ये दीर्घ तरंग के रूप में इसे विकिरित करती हैगी। लेकिन जबकि ये सूर्य तप जो होता है ये लघु तरंग के रूप में आता हैगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हैगा कि ये देखेंगे अब हम कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं और वो स्थिति कब होती हैगी। तो जब पृथ्वी, मैंने यहाँ पर देखिए डायग्राम में बना सकते हैं, ये पृथ्वी हैगी और ये सूर्य हैगा। जब पृथ्वी सूर्य के इतनी करीब हैगी तो ये 3 जुलाई का टाइम होता है और इस स्थिति को कहते हैं उपसौर, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती हैगी और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती हैगी तो वो स्थिति उपसौर कहलाती हैगी, अपसौर कहलाती हैगी। और ये जो है 4 जुलाई को होती हैगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि सूर्य तप में भिन्नता के कारण क्या क्या आएंगे। मैं आपको बता दूं, ये हमारा सन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ हैगी, ठीक है। ये हमारी अर्थ हैगी। तो जो सूर्य का प्रकाश होता हैगा वो सीधा जिस एरिया पे पड़ेगा वहाँ पर तो ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा होगी, वहाँ पर सूर्य विकिरण ज़्यादा होगा, सूर्य तप ज़्यादा होगा। लेकिन पृथ्वी का जो ये इधर ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रहेंगी, तो वहाँ पर सूर्य तप की मात्रा भी कम होगी। तो इसके भिन्नता के कारण क्या आएंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला कारण आएगा सूर्य की किरणों का झुकाव, या फिर कह सकते हैं हम इसे नतिकोण। यह किसी भी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता हैगा। आपको पता हैगा जो अक्षांश की ऊंचाई होगी, अगर अक्षांश की ऊंचाई ज़्यादा होगी, ये किसी भी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक्षांश की ऊंचाई अधिक होगी तो हमारा जो किरणों का जो नतिकोण होगा वो कम होगा। आपको पता हैगा ये अनुपाती का चिन्ह होता हैगा कि मतलब अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है हमारा सन हैगा और यहाँ से जो पृथ्वी पर विकिरणें आएंगे, सूर्य तप जो आएंगे, ठीक है, जहाँ पर अक्षांश की ऊंचाई अधिक होगी वहाँ पर जो है सूर्य तप जो किरणों का नतिकोण है वो कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो तिरछी पड़ेंगी। दूसरा कारण आएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती हैगी, जिससे अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा में भिन्नता आती हैगी। कि पृथ्वी जो है अपने 66.5 डिग्री अक्ष पे घूमती हैगी, जिसके कारण जो सूर्य तप आता हैगा उसमें भिन्नता देखने को मिलती हैगी हमें, क्योंकि वो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा नहीं पड़ पाता हैगा, कुछ स्थानों पर ये तिरछा पड़ता हैगा, ठीक है। अगला कारण आएगा हमारा वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल में आप जानते हैं धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, आर्द्रता होती हैंगी, जो कि सूर्य से आने वाले सूर्य तप को अवशोषित कर लेती हैंगी। इनके कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है, कुछ को परावर्तित कर देती हैगी और कुछ को प्रकीर्णित कर देती हैंगी, ठीक है। तो ये भी जो है सूर्य तप में भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला आएगा दिन की अवधि। किसी स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा जो है दिन की अवधि पर निर्भर करती हैगी। आप जानते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें दिन की अवधि जो होती है अधिक होती हैगी, इसलिए सूर्य तप की मात्रा भी अधिक होती हैगी,
ठीक है। अगर दिन की अवधि अधिक होगी तो सूर्य तप की मात्रा भी अधिक होगी, और अगर दिन की अवधि कम होगी, आप इसे सर्दियों में देख सकते हैं, सर्दियों में जो दिन की अवधि होती है वो बहुत कम होती हैगी, तो इसलिए जो सूर्य तप की मात्रा होती है वो भी कम होती हैगी। अगला आएगा हमारा स्थल विन्यास। स्थल विन्यास में क्या होता है, स्थलीय धरातल जल्दी और अधिक गर्म होते हैं। आपको पता हैगा जो हमारे स्थल होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, लेकिन जो समुद्र होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, उन्हें गर्म होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये भी जो है सूर्य तप में भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला आएगा सूर्य से दूरी। आप जानते हैं 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर रहती है, और ये भी भिन्नता का एक कारण हैगा, क्योंकि सूर्य तप भी उसी तरह कम अधिक होता रहता हैगा। ठीक है। अगला है हमारा जो वायुमंडल गर्म होना और ठंडे होने का तरीके क्या कहेंगे। हमारा जो वायुमंडल हैगा वो गर्म होता है, ठंडा होता है, इससे क्या क्या कारण हैंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा अर्थ हैगा, ये जो सूर्य तप यहाँ पर आया और जब ये परावर्तित हुआ तो पृथ्वी जो है इसे पार्थिव विकिरण के रूप में सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैगी। ठीक है। तो ये किन किन रूपों में परावर्तित करती है, जिससे हमारा वायुमंडल जो है गर्म होने लगता है। ये हमारा एटमॉस्फेयर हैगा, ये इसी पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि किन किन तरीकों से वो गर्म होता है। पहला हैगा चालन। तो वायुमंडल के परतों का गर्म होना ही चालन कहलाता है, कि जब पृथ्वी ने अपने अब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को परावर्तित कर दिया पार्थिव विकिरण के रूप में, तो ये जो है पहले नीचे वाली परत को गर्म करेगी, फिर जब नीचे वाली परत अपने आप गर्म हो जाएगी तो ये उसके ऊपर वाली परत को गर्म करेगी। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सभी परतों को गर्म कर देगी, जिससे हमारा वायुमंडल जो है गर्म होता है। ठीक है। और ठंडा होता है, गर्म होता है। अगला है हमारा संवहन। संवहन भी जो है वायुमंडल को गर्म या फिर ठंडा होने में जो है सहायक हैगा, यही कारण हैगा। ये जो है वायुमंडल में ताप का संचरण लंबवत तरीके से करता है। अब आपको बता दूं मैं, जो ये वायुमंडल में जो चालन करते हैं, संवहन करते हैं गर्म वायु का, वो 2 प्रकार में करते हैं। पहला हैगा हमारा संवहन, और दूसरा हैगा हमारा अभिवहन। देखिए जो संवहन होता हैगा ये लंबवत तरीके से होता हैगा, ठीक है, लेकिन जो अभिवहन होता हैगा वो क्षैतिज रूप में होता हैगा। क्षैतिज रूप में आपने लू जो कि स्थानीय पवन हैगी, आपने उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में आपने ये गर्म वायु को देखा होगा, तो सुना होगा, महसूस किया होगा कि लू जिसे कहते हैं, ये जो है अभिवहन का ही परिणाम हैगा। जो अभिवहन धाराएं होती हैंगी, जो अभिवहन संवहन धारा होती हैगी, ये जो है हमारे वायुमंडल को गर्म करती है, तापमान का संचरण करती है। ये दोनों ही, जो अभिवहन होता है वो क्षैतिज रूप में, और जबकि संवहन जो होता है वो लंबवत रूप में संचरण करती है ताप का। ठीक है। अभी हमने समझ लिया कि हमारा वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के कौन कौन से तरीके आएंगे, और अब हम देखेंगे कि ये पार्थिव विकिरण होता क्या हैगा। मैंने अभी आपको बताया था, एक सेकेंड, ये हमारा अर्थ हैगा, और यहाँ से जो सूर्य की किरणें आई उसे सूर्य तप कहा। ठीक है। और जब पृथ्वी इसे परावर्तित कर देता है तो उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में अभी हमें जानना है कि ये पार्थिव विकिरण होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो पार्थिव विकिरण होता है ये जो है दीर्घ तरंग के रूप में परावर्तित होता है। आइए इनके बारे में समझ लेते हैं। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को गर्म करती है, पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जो सूर्य से आने वाली जो हमारी विकिरणें आएंगी जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, मैंने आपको बताया था कि वो लघु तरंग के रूप में आती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है वो दीर्घ तरंग के रूप में जाता है। ठीक है। जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को यानी वायुमंडल को गर्म करता है। ठीक है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा को विकिरित करती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का ताप जो है स्थिर बना रहता है। ठीक है। पृथ्वी जो है सारी ऊर्जा को अवशोषित नहीं करती है। जैसे ही पृथ्वी की सतह गर्म हो गई, वो बाकी जो बची हुई ऊष्मा आएगी उसको वो परावर्तित कर देती है पार्थिव विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक है। जिससे जो पृथ्वी का और वायुमंडल का जो ताप होता है वो एक समान बना रहता है। अभी हम आगे सीखेंगे कि पृथ्वी का जो ऊर्जा बजट है वो कैसा है, कितना
परसेंट, कितनी यूनिट ऊर्जा जो है पृथ्वी ग्रहण करती है और कितना वो परावर्तित कर देती है और कितना अवशोषित हो जाता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य ताप से। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल होता है वो सीधा सूर्य ताप से गर्म नहीं होता है, बल्कि ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है, जो पृथ्वी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, जिससे हमारा वायुमंडल जो है गर्म होता है। तो ये सीधा हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल गर्म हुआ है वो सीधे सूर्य ताप से हुआ है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण के द्वारा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी ने परावर्तित कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम समझेंगे तापमान को। हमारा चैप्टर का नाम ही था सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो हमने सौर विकिरण के बारे में समझ लिया, ऊष्मा संतुलन को अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम ताप को समझ लेते हैं। तो ताप यानी टेम्परेचर होता क्या है ये, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आएंगे, और ये तापमान होता है किसी किसी स्थान पर अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो जो ताप वितरण होता है वो नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारण आएगा अक्षांश। अक्षांश, किसी भी स्थान का जो ताप होता है वो अक्षांश पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो है अक्षांश जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। यानी कि अगर हम अक्षांश की ऊंचाई जितनी अधिक होगी तापमान उतना ही कम होगा, और अगर अक्षांश की ऊंचाई कम होगी, अक्षांश कम होगा, ऊंचाई है वो कम होगी, तो तापमान अपने आप ही अधिक होगा। दूसरा कारण आएगा हमारा ऊंचाई यानी हाइट। अब तापमान आप जानते हैं कि हम जितने जितनी ऊंचाई पर जाते जाते तापमान जो है घटते जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान के दर में घटाव आता है। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो जो ऊंचाई होगी वो घटेगी, और जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान अपने आप ही घट जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सामान्य ह्रास दर। यानी ऊंचाई बढ़ने से तापमान के घटने की दर को हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, और ये सामान्य ह्रास दर जो होता है ये प्रति 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में घटाव देखने को हमें मिलेगा। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है समुद्र से दूरी। अब आप जानते हैं कि ये हमारा जो है दक्षिणी इलाका है, और ये जो है यहाँ पर है हमारा अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी हैगी, और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो जो हमारा स्थल होता है ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, आपको मैंने बता रखा है। लेकिन जो महासागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वो धीरे गर्म होते हैं और धीरे ठंडे होते हैं। तो तापमान यहाँ पर भी हमें तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, अगला आएगा वायु सनाती और महासागरीय धाराएं। इस भी सेम ही कंसेप्ट है इसमें भी, कि जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती है वो ठंडे क्षेत्रों को, ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धाराओं में प्रभाव आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ 4 कारण थे जो कि तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है, यानी प्रतिलोम। अब देखिए व्युत्क्रमण यानी प्रतिलोम क्या होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान ऊंचाई जो बढ़ती है तो जो तापमान होता है हमारा वो अपने आप ही घटता रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान होता है वो भी बढ़ने लगता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से उल्टा हो गया, यानी प्रतिलोम हो गया। तो इसी को कहते हैं हम ताप का व्युत्क्रमण या फिर ताप का प्रतिलोम कहते हैं इसे ही। अब कौन कौन सी दशाएं आएंगी जिससे ये तापमान का व्युत्क्रमण होता है या फिर तापमान का प्रतिलोम होता है। तो सबसे पहला कारण है लंबी रातें। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी जो है ठंडी हो जाती है, और उसके ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। आपको पता है ये हमारे अर्थ है और जब ये रात्रि के समय ठंडी हो जाती है, यानी कि ये जो अपने अंदर की जो ऊष्मा है उसको छोड़ती है, जिसकी वजह से ठंडी हो जाती है। जैसे ही अपनी ऊष्मा को छोड़ती है तो जो इसकी ऊपर वाली परत होती है वो गर्म होने लगती है, क्योंकि ये अपनी ऊष्मा को ऊपर वाली परत में भेज देती है। इसलिए इसकी ऊपर वाली परत जो है गर्म हो जाती है और नीचे का जो तापमान है वो ठंडा रह जाता है। ठीक है, दूसरा है स्वच्छ आकाश। मेघ विकिरण में बाधा डालने तथा पृथ्वी एवं उसके लगने वाले वायु को ठंडा होने से रोकती है ये स्वच्छ आकाश। ठीक है, शांत वायु। इसके नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती है और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता है। जब शांत वायु होगी
तो उससे क्या होगा, जो नीचे की वायु है वो ठंडी नहीं हो पाएगी, और जिससे ठंडी नहीं हो पाएगी तो हमारा वो तापमान का जो व्युत्क्रमण है वो नहीं हो पाएगा। अगला कारण है शुष्क वायु। शुष्क वायु में ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती हैगी, जो गर्म वायु होती हैगी वो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को ग्रहण करती हैगी, इसलिए जो ठंडी जब वायु जो है ये ठंडी हो जाती है तो हमें तापमान का प्रतिलोम देखने को मिलता है। तापमान का प्रतिलोम जो है ये उत्पन्न होता है। पांचवा आएगा हिमछादन। हिम सौर विकिरण के हाँ, तो हिमछादन क्या होता है कि जो पर्वतें होती हैं, जो चोटियाँ होती हैं, वो सूर्य से आने वाले सूर्य तप की कुछ यूनिट को जो है परावर्तित कर देती हैंगी। ठीक है, ये इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि जो ये हिम होते हैं, जो चोटियाँ होती हैं, ये सूर्य तप के कुछ भाग को जो है परावर्तित कर देती हैंगी, जिससे क्या होता है जो वायु की जो निचली परत होती हैगी, ये निचली परत जो होती है ये ठंडी हो जाती हैगी, और जिससे क्या होता है वायु का व्युत्क्रमण होता है। तो अभी हमने समझ लिया ये 5 पॉइंट हैंगे। किसके हैंगे 5 पॉइंट? ये हैंगे तापमान का व्युत्क्रमण के लिए जो भी आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैंगी, ये उनके लिए 5 भौगोलिक दशाएं हैंगी। पहला अगर लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, शुष्क वायु और हिमछादन। इसके बाद हम समझेंगे पृथ्वी का ऊर्जा बजट। पृथ्वी का ऊर्जा बजट को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ज़्यादातर को समझ में जल्दी नहीं आ पाता है। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये पृथ्वी का ऊर्जा बजट होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और सन से निकली है 100 यूनिट। हम मान लेते हैं कि सन से जो है 100 यूनिट जो है ये सूर्य तप निकला है। ठीक है, तो ये पृथ्वी तक आते कितना बचता है, पृथ्वी कितना ऊर्जा अपने पास रखती हैगी और कितना परावर्तित कर देती हैगी, ये इसमें हमें पढ़ना है। तो 100 यूनिट आई, 100 यूनिट में से आपको ये डॉट डॉट वाले दिखाई दे रहा है, ये है वायुमंडल की ऊपरी परत। तो वायुमंडल की ऊपरी परत जो है 100 में से 6 यूनिट को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। ये फिर बचती है 94 यूनिट। 100 में से 6 गया 94 आएगा। फिर 94 में से जब ये आगे जाती है तो फिर बादल आ जाते हैं, और बादल भी जो है 27 यूनिट सूर्य तप को परावर्तित कर देते हैं। तो 94 में से 27 जाएंगे तो 67 आएगा। अब ये 67 भी जब आगे जाते हैं तो पर्वतों से टकरा देते हैं। फिर पर्वत भी जो है इन 67 में से 2 यूनिट को जो है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और आप देखेंगे कि वायुमंडल की ऊपरी परत, बादल और ये चोटियाँ, ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी परत ने किया 6 यूनिट, और बादलों ने किया 27 यूनिट, और चोटियों ने किया 2 यूनिट। तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल जो है वो 35 निकलेगा, और इन 35 को ही हम कहते हैं एल्विडो। एल्विडो क्या होता है? ये जो है सूर्य तप की परावर्तित मात्रा है, कि कितना परावर्तित हुआ है सूर्य तप की मात्रा, उसी को हम कहते हैं एल्विडो। अब आप ये समझोगे, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एल्विडो की संख्या अगर ज़्यादा होगी, तो जो सूर्य तप है वो पृथ्वी तक कम पहुँचेगा, इसलिए पृथ्वी का जो ताप है वो कम होगा। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। एल्विडो की संख्या जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, ये पृथ्वी का तापमान के। ठीक है, ये ताप है। देखिए, अगर एल्विडो की संख्या अधिक होगी तो पृथ्वी को जो ताप मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, और अगर पृथ्वी को ताप अधिक मिल रहा है तो यानी एल्विडो की संख्या क्या है? कम हैगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 65 बच गया था। ठीक है, जब हमने 67 में से 2 यूनिट चोटियों ने परावर्तित कर दिया था तो हमारे पास बचा था 65। अब 65 में से जो है 14 यूनिट जो है ये वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने आगे पढ़ा भी था कि जो हमारा वायुमंडल है वो सीधे सूर्य तप से गर्म नहीं होता है, बल्कि पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। अभी हम आगे भी देखेंगे ये सब। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है सूर्य तप है। ठीक है, कि हमारी पृथ्वी ने जो है 51 यूनिट जो है अब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है। अब उसमें से भी जो ये 51 है, अब इसको अब पृथ्वी जो है रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो कैसे करेगा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले 51 में से बाकी चीज़ें परावर्तित कर देती है पृथ्वी। तो सबसे पहले 17 यूनिट ये सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, ये परावर्तित हो गए। अब आप सोचोगे कि ये सीधे अंतरिक्ष में कैसे चली जाती है,
तो कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ का जो वातावरण, जो आसमान होता है वो पूरा साफ होता है। जैसे कि आपने जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर जो है बादल वादल थोड़े कम होते हैं, ऐसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो वो ऐसे साफ आसमान जो होता है वो साफ होने के कारण ये जो सूर्य तप होते हैं ये पार्थिव विकिरण आराम से परावर्तित हो जाता है, आराम से चले जाता है सीधे अंतरिक्ष में। ठीक है, फिर जो 6 यूनिट है ये वायुमंडल दबाव अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और 5 जो है संवहन के द्वारा परावर्तित किया जाता है। और जो 19 है इस संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में परावर्तित किया जाता है। देखिए संवहन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि संवहन जो होता है ये ताप का संचालन करती है कि किस रूप में, ये करती है हमारे लंबवत रूप में, ताप का संचालन करती है। अगला आएगा ये जो 19 यूनिट है ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में परावर्तित हो जाती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि जो आपने साइंस में ही पढ़ा होगा, संघनन मतलब क्या होता है कि जो वाष्प को जो है जल में जब हम परिवर्तित करते हैं तो इसे संघनन कहते हैं, और इसमें जो ऊर्जा लगी है उसे ही हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, अगर हम इन सबको जोड़ें, ये 17 जो है सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो गई, 6 जो आएंगी ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई, 9 जो है संवहन के द्वारा, और 19 जो है ये संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 51। ठीक है, और 14 यहाँ पर भी अवशोषित कर ली गई है, तो 14 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 65। अब आप ये देखोगे ये 65 जो कि परावर्तित की गई है, और जो सूर्य तप की मात्रा आई है 65 ही तो आई थी हमारे पास, तो दोनों ही इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सूर्य तप और पृथ्वी के पार्थिव विकिरण का बजट जो है वो समान है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था बस। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको एक बार बता दे रहा हूँ मैं हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो इसमें हमने सौर विकिरणों के बारे में पढ़ाएगा कि सौर विकिरण क्या होते हैं, सूर्य तप के बारे में पढ़ाएगा कि ये लघु तरंग के रूप में आती हैं। फिर हमने ये पढ़ाएगा कि उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। फिर हमने पढ़ाएगा सूर्य तप में होने वाली भिन्नता के कारण क्या हैं, कि कहीं पर ज़्यादा सूर्य तप पड़ता है और कहीं पर कम क्यों पड़ता है, इनमें भिन्नता के कारणों को देखा है हमने। फिर हमने पढ़ा है वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने का तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें हमने चालन, संवहन, अभिवहन के बारे में पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है पार्थिव विकिरण के कारण, और पार्थिव विकिरण के बारे में पढ़ाएगा कि पृथ्वी से जो सौर विकिरण आएगी जो लघु तरंग के रूप में आएगी, और जो यही तरंगे जो हैंगी ये दीर्घ तरंग के रूप में पार्थिव विकिरण द्वारा परावर्तित हो जाती है। और इससे क्या होता है हमारा पृथ्वी और वायुमंडल का जो ताप होता है वो स्थिर रहता है। फिर हमने पढ़ा है वायु वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, फिर हमने तापमान का व्युत्क्रमण के बारे में पढ़ लिया है, और हमने पृथ्वी के ऊर्जा बजट के बारे में भी समझ लिया है अच्छी तरह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।